नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में लापता प्राइवेट टीचर की खेत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान महेंद्र मौर्य के रूप में हुई है, जो थाना जहानाबाद क्षेत्र के निजाम डांडी गांव के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक महेंद्र मौर्य सोमवार से लापता थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। शुक्रवार को उनकी लाश रामपुर मिश्र और हैदरगंज के बीच आटा परसुआ पुल के पास खेत में मिली। घटना की जानकारी मिलने पर जयशंकर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की शुरुआत की। परिजनों ने मामले में हत्या का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मृतक के बरेली निवासी तारा नाम की महिला से प्रेम संबंध थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? निजाम डांडी। निजाम डांडी। क्या है मामला यहाँ पर? मामला ये है कि हमारे भैया जो थे वो सोमवार दोपहर 2:30-3 बजे के आसपास घर से निकले थे और पीलीभीत गए थे धान की बीज लेने के लिए बोल के, फिर वापस आए नहीं। तो उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट हमने लगाई थी। आज मौके पर आके लोगों ने बताया, तो मौके पर आके देख रहे हैं तो उनकी ये दुर्दशा देखने को मिलती है। किस स्थिति में है ये? बहुत, इनके सिर पे, चेहरे पे, पूरी बदन पे तेजाब है, पे साइड से चाकू लगा हुआ है। हाथ से रोकने की कोशिश भी की होगी, पता नहीं। जिंदा है मरे हुए हैं? मरे हुए हैं। ठीक है। तो क्या काम करते थे ये? टीचर थे। प्राइवेट या सरकारी? प्राइमरी स्कूल में खुद मास्टर थे। सरकारी मास्टर है ये? नहीं, प्राइवेट खुद का स्कूल था। गाँव में ही? गाँव में नहीं, यहाँ सेमरखेड़ा में स्कूल था इनका। सेमरखेड़ा ये इनका स्कूल है जी। क्या नाम है इनका? महेंद्र पाल। इनकी कितनी उम्र रही होगी और शादी हो गई इनकी क्या? हाँ, शादी हो गई। 3 बच्चे हैं अभी। 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी ऐसी करीब 42-43 साल एज है। तो वहीं चित्रकूट जिले में सुबह आए तेज हवा, आंधी, तूफान और बारिश ने कई गांवों को भारी तबाही मचा दी है। करीब रात 2 बजे अचानक मौसम बदलने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई जगह बिजली के खंभे टूटकर सड़क पर गिर गए और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्थित बिहारा में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। ग्रामीणों के अनुसार तेज हवा के कारण कई घरों के टीन शेड और छप्पर उड़ गए, जबकि कुछ मकानों की दीवार भी गिर गई। तेज आंधी में पेड़ गिरने से कई रास्ते भी बंद हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन ग्रामीणों के सामने अब घर और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। चित्रकूट में आंधी, तूफान, बारिश ने मचाई तबाही। जी आपको बता दें कि कच्चे घरों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं टीन टप्पर जो लगे हुए थे घरों में, वो घर उड़कर बहुत दूर दूर जा चुके हैं। वहीं बता दें लगभग सुबह के 2 बजे पहले अलर्ट आया कि आंधी तूफान आने वाला है। इसके बाद से लगभग 1 घंटे तक भारी आंधी, तूफान और बारिश के साथ पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। और ये बता दें कि लगभग सैकड़ों गांवों की बिजली भी गुल हो गई है। कई जगह रास्तों पर खंभे भी टूट गए, पेड़ भी टूटे पड़े हैं। अब ऐसा समझ में आ रहा है कि पूरा दिन लाइट भी गुल रहेगी, क्योंकि जैसे भी आंधी तूफान आते हैं वैसे ही तत्काल प्रभाव से लाइट को बंद कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ की जर्जर तारे हैं और कहें तो जो बगल से पेड़ लगे रहते हैं, पेड़ के किनारों से जो खंभे गए हैं, तार खींचे हुए, उनके कारण इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। तारे टूट जाती हैं, जिससे पूरा दिन लाइट जोड़ने में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है। आज सैकड़ों गांव की बिजली गुल रहेगी। डेली 24 भारत के लिए चित्रकूट से कैमरामैन नरेंद्र के साथ दिनेश सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट। तो वहीं चित्रकूट के राजापुर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के निर्माण को लेकर सवाल उठे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव बाबू एडवोकेट ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर निर्माण कार्य को घटिया सामग्री और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि करीब 15 लाख रुपए की लागत से बना ये चौक
पहले ही आंधी में कमजोर साबित हुआ है, जिससे इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। विपक्ष का कहना है कि ये जनता के पैसों का दुरुपयोग है और जिम्मेदार अधिकारियों ने बिना जांच के भुगतान कर दिया है। शिकायत में मांग की गई है कि निर्माण कार्य कराने वाली संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही चौक का दोबारा मजबूत निर्माण कराने की मांग की गई है। तो वहीं फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के गालिब नगर स्थित चूड़ी ट्रांसपोर्ट में गुरुवार रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा परिसर धुएं और लपेटे से घिर गया। तूफान सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में ट्रांसपोर्ट में रखा चूड़ी से संबंधित सामान, पैकिंग सामग्री सहित लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इसके अलावा परिसर में खड़ी एक बाइक और स्कूटी भी आग के चपेट में आकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले धुआं उठता देखा गया था, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का बिजली की केबल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। क्या नाम भाई साहब? क्या बात हो गई? शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे आग लग गई। शॉर्ट सर्किट क्या था? गोदाम क्या किसका गोदाम था? किसका गोदाम था? हमारा नहीं, चूड़ी का था। कैसे आग लग गई थी? शॉर्ट सर्किट हुआ है कोई। अच्छा, कितना नुकसान किया? नुकसान है कम से कम 2-3-4 लाख रुपए का। मालूम पड़े अंदर क्या कंडीशन है, अंदर कोई देगा। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है आग किस चीज से लगी है। अच्छा, अभी तो आग बुझाई जा रही है, पहले इस पर आग में काबू पाते हैं, उसके बाद सोचिए कैसे लगी है आग। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते। आपको मोटा मोटा मालूम है क्या जल गया क्या नहीं? अंदर ही नहीं गया कोई भाई। तो वहीं अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा भले ही सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के टांडा इलाके में हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर जगदीशपुर भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो वहीं कौशाम्बी जिले में कुदरत के कहर ने भारी तबाही मचाई है, जहां तेज आंधी तूफान के चलते कई दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। पाइंसा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में टीन गिरने से एक अधेड़ युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में दूनी तिवारी का पूर्वा गांव में नीम का पेड़ कच्चे मकान पर गिर गया, जिससे घर में सो रहे एक ही परिवार के मां, बेटी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना रात करीब 2 बजे तेज आंधी के दौरान हुई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस और प्रशासन राहत कार्य में जुटे हुए हैं। तो वहीं सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शंभुकारी देवी क्षेत्र में स्थित खोल नदी में आधी रात अचानक आए भयंकर सैलाब ने भारी तबाही मचा दी है। तेज बहाव में कई श्रद्धालुओं के वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉलियां पलट गई। सूचना के मुताबिक एक कार की नदी में उफान में बह गई, जिसमें सवार 3 बच्चों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। अब तक एक महिला का शव बरामद किया जा चुका है, जबकि कई श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे अचानक पानी आने से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे ना जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तो वहीं चारबाग रेलवे स्टेशन पर देर रात तेज हवाओं के बीच बड़ा हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 5 का टीन शेड अचानक गिर गया, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। मौके पर मौजूद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तेज हवाओं के कारण टीन शेड गिरा। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कटहरी गांव में इंसान और जानवरों के प्रति अनोखा प्रेम देखने को मिला। तेज आंधी के दौरान एक बंदर पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल बंदर को बचाने के लिए काफी प्रयास किया और उसकी देखभाल की। साथ ही वन विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। कुछ घंटों के बाद घायल बंदर ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद गांव में शोक का माहौल बन गया है। बंदर की मौत के बाद ग्रामीणों ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं रामपुर के टांडा क्षेत्र स्थित एमके हॉस्पिटल में कथित लापरवाही से नवजात की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है कि नॉर्मल डिलीवरी का झांसा देकर झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जिससे गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जबकि कई आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, जिसके बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। वहीं उच्च जच्चा महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सूचना मिली थी कि कोई बच्चा यहाँ पर डिलीवर हुआ जिसकी डेथ हो गई। क्या कार्रवाई की गई है? अब ये तो जांच का विषय है, देखना पड़ेगा इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह था भी कि नहीं था। हॉस्पिटल को सील कर दिया है? हॉस्पिटल सील हो गया। ये कौन सा हॉस्पिटल है, किस जगह? ये एमपी हॉस्पिटल है, ये भगतपुर एरिया में आता है शायद। नहीं, मोड़ पे है। मोड़ पर है जी। तो ये रामपुर में ही है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर में। तो अब इसमें एफआईआर होगी, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस तरह की जिस तरह घटना हुई है उसके हिसाब से एफआईआर होगी, सारी जांच होगी, उसके बाद भी दोषी कौन है उसके अनुसार। तो क्या इसमें मासूम बच्चे की भी मौत हुई? हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, जो मरीज था जिसका ऑपरेशन किया गया था उसको कहाँ भेजा गया है? ये मुझे नहीं पता, मैं जब आया हूँ तो ले जा चुके थे लोग प्राइवेट। अच्छा, ठीक है। इसमें अच्छा, अब इसमें आगे की कार्रवाई आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी? इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन, ये जिले की टीम आएगी, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके अकॉर्डिंग। तो वहीं कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक मौसम बदलने के बाद तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली सीधे एक तार के पेड़ से टकरा गई, जिससे पेड़ धू-धू कर जलने लगा और कुछ ही देर में पूरी तरह से राख हो गया जल के। जलते हुए पेड़ और आग की ऊंची लपेटों को देखकर ग्रामीण भयभीत हो गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल और अफरा तफरी मच गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक तेज गर्जन के साथ बिजली गिरने से लोग अपने घरों से बाहर निकलने आए थे। हालांकि इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं कुशीनगर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने ही घर में कथित तौर पर पिछले 11 महीनों से कैद होने का आरोप लगा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पीड़ित महिला दावा कर रही है कि उसके ससुर, भसुर और जेठानी और उसके बच्चों ने उसे घर में के कमरे में अकेले बंद कर दिया। महिला का कहना है कि वो अपने पति और 3 बच्चों से दूर एक कमरे में रहने को मजबूर है। पिछले कई महीनों से बाहर नहीं निकल पाई है। वीडियो में ये दावा किया गया है कि उसका पति रस्सी के सहारे उसे खाना पहुंचाता था। महिला ने प्रशासन पर भी न्याय ना देने का आरोप लगाया है। ये वायरल वीडियो विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के दुदरी नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 का बताया जा रहा है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। नमस्ते सर, मेरा नाम संगीता है। मैं दुधाई वार्ड नंबर 12 में रहती हूँ। मेरे घर में मुझे कैद करके मेरे ससुर, मेरे जेठ और उनके बच्चे के द्वारा कैद किया गया है, जेठानी के द्वारा, और मुझे मेरे ही घर में प्रताड़ित करते हैं। और ये मेरे पति हैं और सर इसी रस्सी के द्वारा मैं अपना सारा सामान मंगाती हूँ। ज़रूरत का सामान पिछले 11 महीने से मुझे कैद करके रखा गया है। ये मेरे पति हैं। सारा सामान सर इसी की रस्सी के द्वारा पिछले 11 महीने से खींच रही हूँ। मुझे इंसाफ दिलाई, मैं सभी अधिकारियों के पास जाके सब थक गई हूँ। मुझे कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं सही होती हुई मैं गलत हो गई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे। तो वहीं कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में दफनाई गई एक महिला का शव हाईकोर्ट के आदेश पर कब्र से बाहर निकाला गया। मामले में महिला के मायके पक्ष ने दहेज उत्पीड़न के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है। आरोप है कि महिला की मौत
संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिसके बाद परिवार ने न्याय की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्नाव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को सुरक्षा के बीच संपन्न कराया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का असली वजह सामने आ सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 25/5/2026 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया 27 तारीख को, और मुझे रामदेव निषाद एसडीएम न्यायिक सदर को मजिस्ट्रेट नामित करते हुए सर ने आदेशित किया है कि डेड बॉडी को पुनः वीडियोग्राफी कराते हुए परिजनों की उपस्थिति में खुलवाया जाए और खुदवा करके पुनः इसकी पैनल बनवा करके वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न की जाए। जी, परिवार संतुष्ट नहीं था और परिवार ने जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दिया था कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और पोस्टमार्टम करा करके पैनल गठित करके पोस्टमार्टम कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और वीडियोग्राफी करा करके पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। तो इसके क्रम में हम लोग आज कराने आए हैं, हम और जेडी मैडम और पुलिस की टीम है हमारी उन्नाव से, और हम लोगों ने नियमानुसार खुदवाया। परिजनों ने शिनाख्त की है बॉडी की कि ये बॉडी है हमारी, शव यहाँ पर गड़ा हुआ है कायनात अंसारी जी का, और शव को निकाल करके परिजनों ने अपना देखा है और परिजन उनकी बहनें हैं, माता जी हैं, और उन्होंने देख करके अपना कि कहाँ चोट है, क्योंकि महिला को की शर्मोया को देखते हुए हम लोग पूरा शरीर नहीं देख सकते। हमने उनके परिजनों से दिखवाया, तदुपरांत पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई आगे की जाए। तो वहीं प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि ज्ञानपुर गोपीगंज से प्रयागराज में झुंसी जा रही कार को एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा भोसकी पेट्रोल पंप के सामने हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार राकेश त्रिपाठी और शुभम दुबे और प्रभावी मौके पर ही मौत हो गई। वही हादसे में घायल राहुल त्रिपाठी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही हंडिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो वहीं अम्बेडकर नगर में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सपा जिला प्रवक्ता राजीव राम यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और आम जनता महंगाई से परेशान है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों पर की कमर कस दी है, जबकि सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही महंगाई और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता राजीव राम यादव जी, जो कि अकबरपुर न्यायालय में वकील भी हैं, वरिष्ठ हैं। हम बात करेंगे कई मुद्दों पर। आज आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या कहेंगे आप? आज हम लोगों ने कल के कार्यक्रम को जो हमारा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है उसको लेकर के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव के पैड पर लिख करके उनको सूचित किया है, और हमने कहा कि हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा, कोई हमारे कार्यक्रम में खलल ना डाले, ये हमने उनसे कहा था। और 144 अगर लगा हुआ है तो 144 का हम लोग कोई मतलब नहीं समझते हैं, 144 तोड़ेंगे, लेकिन धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जरूर करेंगे। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा मुख्य उद्देश्य धरना प्रदर्शन का पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। रुपया हमारा डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, और डीजल, पेट्रोल, गैस या अन्य चीज़ को लेकर के लगातार जो महंगाई है बढ़ रही है, जो लगातार डीजल पेट्रोल की कमी हो रही है, उसको लेकर के हम महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन में जिलाधिकारी माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। और आप जानते हैं कि आरक्षण को लेकर के भी हम लोग सतर्क हैं, भारत के संविधान को लेकर के हम लोग सब सतर्क हैं। आरक्षण में जो पीडीए का हिस्सा था 15,914 लोगों का नाम काटा गया है,
जो लूट हुई है उसके विरोध में हम लोग कल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जंग बहादुर यादव करेंगे। इस धरने प्रदर्शन में हमारे सांसद जी, माननीय विधायकगण सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सबसे कहा गया है और संगठन के सारे लोग रहेंगे। मालीपुर थाना क्षेत्र में 12 लाख की लूट हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई नई बात नहीं है। लगातार लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, पूरा उत्तर प्रदेश हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, चिनैती से त्रस्त हो चुका है। हमारे साथ बात कर रहे थे तो वहीं ललितपुर शहर के हरदीला क्षेत्र में संचालित शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि शराब की दुकान मुख्य मार्ग और टैक्सी स्टैंड के सामने स्थित है, जिससे रोजाना पढ़ाई और कोचिंग के लिए आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शाम के समय दुकान के आसपास शराबियों की भीड़ लग जाती है, जिससे छात्राओं और महिलाओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने ये भी बताया है कि दुकान के पास मंदिर और टैक्सी स्टैंड होने से क्षेत्र का सामाजिक और धार्मिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है। सुरक्षा कारणों से कई अभिभावक ने बच्चों का अकेले आना जाना तक बंद कर दिया है। छात्र छात्राओं ने मांग की है कि शराब की दुकान को प्रस्तावित स्थान शिवनी बाला में जल्द स्थानांतरित किया जाए, ताकि क्षेत्र में सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण बना रहे। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, जिला आबकारी अधिकारी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी भेजी गई है। अवैध रूप से शराब की दुकान खोली गई। अवैध रूप से खोली गई है क्योंकि वो वहाँ पे प्रमाणित है नहीं है, वो अलॉटेड की गई थी पिसनारी के लिए। और पिसनारी की जगह वो यहाँ पर खोल दी गई, यहाँ पर बस्ती है और इसकी जस्ट 30 कदम पे रूप माता का मंदिर है। और हम लोग लाइब्रेरी वहीं से, हमारा एंट्रेंस है, वो वहीं से लाइब्रेरी जाते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो हमारा वो जाना भी बंद करा दिया गया। हमारे पेरेंट्स ने सेफ्टी पर्पज़ को क्योंकि वहाँ से आगे में लेट हो जाते हैं, 9-10 बज जाते हैं, तो वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि वहाँ से एक बार उसकी जांच कराई जाए मानक की, और वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ बस मैरिज गार्डन वगैरह भी है वहाँ पे। मतलब मोहल्ले की 10 पास में एक शराब की दुकान खुल गई है, और वैसे भी इलाइट का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारी पहले से मॉडल शॉप हैं, और हम लोग के यहाँ फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट होता है, और बहुत सारे टीनेजर्स और छोटे बच्चे भी हैं, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है देख कर, क्योंकि कोचिंग जाना होता है, लाइब्रेरी जाना होता है। आपके यहाँ स्कूल वगैरह भी? हम तो कॉलेज में हैं। नहीं, स्कूल है आपके इलाके में? स्कूल नहीं है, स्कूल बहुत कम है, लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे हैं। मतलब वही जो ऐसा एरिया है जहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं बहुत सारे, तो आना जाना खेलना लगा रहता है। रात में अंधेरा हो जाए, पता नहीं क्या कैसा लड़ाई हो जाए। समस्या क्या है अभी? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वहाँ साइड में बिल्कुल 20-30 कदम दूर एक माता जी का मंदिर भी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि मंदिर के बगल में शराब की दुकान खोली जा रही है, तो मतलब अच्छा ही लगता है। वो कल्चर के हिसाब से भी बहुत गलत चीज़ है। वहीं प्रयागराज में आए भीषण तूफान के बाद शहर का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तूफान के चलते कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। हालांकि कुछ मोहल्लों में सप्लाई बहाल की गई है, लेकिन शहर के दर्जनों इलाके अभी भी अंधेरे में डूब गए हैं। बिजली ना होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी, अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पतालों के हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। जिला बिजली सप्लाई बाधित होने के कारण अस्पतालों को जनरेटर के सहारे काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते पूरे अस्पताल में लगातार बिजली सप्लाई बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। बिजली विभाग की टीम ने अलग अलग इलाके में मरम्मत कार्य में जुटी हुई है और जल्द सप्लाई बहाल करने का दावा किया जा रहा है। देखिए, जो प्रयागराज में कल आंधी और बारिश वगैरह जो आई है, उसकी वजह से कोई मेजर ब्रेकडाउन ऐसा नहीं हुआ। बस एक जो अभी खबर मिली है कि ट्रांसमिशन की एक 400 kV की टावर गिरी है, जिससे प्रयागराज से कोई संबंध नहीं है। वो सब रीवा लाइन थी, वो बुंदेलखंड रीजन के लिए जा रही थी लाइन, तो उससे हम लोगों की कोई सप्लाई बाधित नहीं है। बाकी प्रयागराज में जो लोकल फॉल्ट्स हुए हैं, कई जगह पेड़ गिरे हैं और कई जगह ट्रांसफार्मर्स पे पेड़ गिरा है या कोई लाइन टूटी है, तो उसको हमने सुबह 10 बजे तक सबको रिस्टोर कर लिया था। पर कई छोटी छोटी जगहों पे जहाँ जैसे ट्रांसफार्मर पे कोई तार गिर गया है, वो मतलब पेड़ गिर गया है, तो उसको काट के उसको ठीक किया जा रहा है।
तो वो मेरे ख्याल से आज अभी 1-1.5 घंटे में सब चालू हो जाएगा। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार हीट वेव की अलर्ट जारी हुआ था, जिसमें लगातार तापमान बढ़ने का और बहुत तेज़ गर्म हवा चलने की बात थी। लेकिन पिछले रात से ये अलर्ट आया है कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बिजली भी गिरने की संभावना है। रात में भी आपने देखा बहुत तेज़ बारिश भी हुई और बहुत तेज़ हवाएं भी चली। अगले 24 घंटे का भी अभी ये जो पूर्वानुमान आया है मौसम विभाग का कि तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बिजली गिरने की संभावना है। तो ये अलर्ट जैसे जैसे हम लोग को प्राप्त होता है आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से 112 की जो हमारी गाड़ियां हैं और बहुत सारे जो PS सिस्टम लगे हैं उनके माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जाता है। अभी भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें और कोई भी कच्चा या ऐसा कमज़ोर घर है तो वहाँ पे शरण न लें। पक्के घरों में तो वहीं बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कटीले झटका तार में फंसकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चितौरा धनोरा निवासी 28 वर्षीय कालीचरण बाइक से जा रहा था, तभी सड़क किनारे लगाए गए कटीले करंट वाले तार में उसकी गर्दन फंस गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सड़क किनारे करंट वाला कटीला तार लगाया गया था। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नौगावा सदाता थाना क्षेत्र में गांव सैदपुर इम्मा में बकरीद के मौके पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बड़ी मस्जिद के पास अचानक छतों से पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद के बाद कुछ लोग छतों पर चढ़ गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए पथराव से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जिसमें कुछ को गंभीर चोटें आई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को नियंत्रण किया गया। पुलिस ने मामले में 22 नामजद और 35 अज्ञात समेत कुल 57 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो में और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।